मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। कहानी के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए माफी चाहता हूं। अगर आपको कहानी सुनने में भरपूर मजा आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल नेक्सस नैरेटर को सब्सक्राइब करें। हमारे एपिसोड को एक लाइक और एक छोटा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी खुशी होगी और हम आगे के एपिसोड बना पाएंगे। धन्यवाद। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। सभी के चेहरों पर अजीब और गरीब भाव देखकर हितेश ने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा, वास्तव में जानवर भी कर सकते हैं। जानवर कर सकते हैं। मैंने पहली बार इसके बारे में सुना है, किसी ने बड़बड़ाते हुए कहा। हितेश ने समझाया, किसी भी जीवित प्राणी का अपना भाग्य होता है। अगर अवसर मिलता है तो वे स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के भाग्य को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीन हिल माउंटेन से फॉक्स चार्म डेस्टिनी। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति एक लोमड़ी से हुई थी। मानव रूप में रूपांतरित होने के बाद इसने अपना ज्ञान आगे बढ़ाया, अंततः एक सेक्ट की स्थापना की। ओह, बाकी लोगों को आखिरकार समझ आ गया। यहां तक कि विपिन भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने पहले भी स्वर्ग के भाग्य की खेती करने वाले जानवरों के बारे में रिकॉर्ड पढ़ा था। यह बहुत दुर्लभ था और आमतौर पर शुद्ध रक्त रेखाओं वाले स्रोत जानवरों तक ही सीमित था। हालांकि नाशक देव 1000 मील का घोड़ा था, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि यह योग्य हो। नहीं, रुको, इस आदमी का मूल शरीर बहुत पहले ही मर चुका है। अब जो इससे जुड़ा है वह आध्यात्मिकता है जिसे मैंने सक्रिय किया है, जिसने इसे अपने ओरिजिन कोर को जगाने में मदद की और इसके भाग्य को पूरी तरह से बदल दिया। यह पहले से ही एक ओरिजिन बीस्ट में बदल गया था और इसका भाग्य मौलिक रूप से बदल गया था। यह वास्तव में स्वर्ग के भाग्य को नियंत्रित करने की क्षमता रखता हो सकता है। उत्सुकतावश विपिन ने खुद को यह देखने से नहीं रोका कि नाशक देव अपने मुंह में लकड़ी की बाल्टी लेकर हॉल के बीचों बीच कैसे पहुंचा। एक डेस्टिनी लॉर्ड स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से प्रज्वलित हुआ और दूरी पर डेस्टिनी धूप की ओर तैरने लगा। पहली धूप बत्ती आसानी से जला दी गई। यह वास्तव में काम करता है। इस घोड़े में प्रतिभा है। क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? मैं अब घोड़े से भी बदतर हो गया हूं। सुकेश को ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला था। अपने सारे आत्म आश्वस्ति के बाद भी वह घोड़े से पीछे था। ऐसा लगता है तथाकथित स्वर्ग की किस्मत की प्रतिभा तय नहीं है। किसी के भाग्य को बदलने के लिए सही अवसर के साथ प्रतिभा तदनुसार बदल जाएगी। विपिन ने अनुमान लगाया। शायद कुछ व्यक्तियों में शुरू में स्वर्ग के भाग्य को जानने की प्रतिभा नहीं थी, लेकिन जब उन्हें अपना भाग्य बदलने का असाधारण अवसर मिला तो ऐसी क्षमताएं उभर कर सामने आईं।
यह उस स्थिति के समान था जिसके बारे में विपिन ने पढ़ा था। कोई व्यक्ति जो शुरू में धन कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन 10 अरब सिक्के प्राप्त करने के बाद आसानी से धन इकट्ठा कर सकता था। रुद्र के पिछले परीक्षण पर विचार करते हुए विपिन को भरोसा था कि युवा व्यक्ति उसके हस्तक्षेप के बिना भी सफल हो सकता था। हालांकि शायद 37 अगरबत्तियां जलाने जितना शानदार ढंग से नहीं, वह शायद मिताली से भी आगे नहीं निकल पाता। विचारों में खोए विपिन ने देखा कि दाओली की गति धीमी हो गई है। आखिरकार 22 अगरबत्तियां जलाने के बाद वह रुक गई और मिताली और राशि के बीच में आकर रुक गई। राशि ने राहत की सांस ली, जबकि मिताली का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी तथाकथित अद्वितीय प्रतिभा की तुलना उसके टीचर की सवारी से भी नहीं की जा सकती थी। तभी एक शांत आवाज सुनाई दी, देवियों और सज्जनों, ऐसा लगता है कि डेस्टिनी इंसेंस में कुछ खराबी आ गई है। जब तक हम मरम्मत का काम कर रहे हैं, कृपया अफवाहें या गलत सूचनाएं फैलाने से बचें। एक प्रभावशाली बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आया। खराब? यह समझ में आता है, अन्यथा एक साधारण घोड़ा भाग्य धूप बत्ती कैसे जला सकता है और हॉल मास्टर तूफान से भी अधिक प्रतिभा कैसे प्राप्त कर सकता है? सत्य। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। लोगों के लिए हीनता स्वीकार करना कठिन है, और जब अकथनीय घटनाओं का सामना करना पड़ता है तो कई लोग कमजोरी स्वीकार करने के बजाय गलती पर विश्वास करना पसंद करते हैं। आप कौन हैं? रेणु और अन्य लोग बोलने ही वाले थे कि विपिन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और उत्सुकता से बुजुर्ग की ओर देखने लगा। बुजुर्ग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वाइस हॉल मास्टर, आप वाकई लोगों को आसानी से भूल जाते हैं। मैं अधिराज हूं, हम पहले भी मिल चुके हैं। विपिन को आश्चर्य हुआ। माया सिटी में तलवार चाकू सेक्ट के लीडर? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी उपस्थिति इतनी जबरदस्त थी। हिट लिस्ट में उनका स्थान दूसरा था। वह मास्टर अधिराज हैं। अधिराज तलवार चाकू सेक्ट सूचना के सभी स्रोतों को नियंत्रित करता है। अगर वह दावा करता है कि कोई खराबी थी तो यह सच होना चाहिए। अधिराज की पहचान कर भीड़ को यकीन हो गया कि अगर कोई सच जानता है तो वह सूचना वितरण का प्रभारी ही होगा। वास्तव में कोई खराबी थी। विपिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए किसी और को बहाना बनाना सही था। वाइस हॉल मास्टर, उन लोगों के साथ आपका क्या रिश्ता है? अधिराज तलवार चाकू सेक्ट उन्हें अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहेगा। क्या यह सुविधाजनक होगा? अधिराज की आंखों में चमक आ गई। वे कुछ परिचित हैं जिनसे मैं हाल ही में मिला हूं। मैं उन्हें यह परखने के लिए लाया था कि क्या वे किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन जानता था कि धूप बत्ती टूट जाएगी? विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मास्टर द्वारा आमंत्रित किया जाना सम्मान की बात है। वह भुवनेश्वर का किरदार निभा रहा था। रेणु और अन्य लोगों को अपना स्टूडेंट बताना उसकी पहचान उजागर कर देगा। कृपया इस तरफ आएं। जब अधिराज समूह के साथ जाने के लिए तैयार हुआ तो एक और बुजुर्ग जल्दी से वहां आया। रुको, यह हॉल मास्टर तूफान था। मास्टर अधिराज, आपकी उपस्थिति यहां डेस्टिनी हॉल का सम्मान करती है। क्यों न हम कॉन्फ्रेंस हॉल में इस पर चर्चा करें? मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है।
तूफान ने दृढ़ता से सुझाव दिया। अधिराज ने सिर हिलाने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई। बहुत अच्छा, मुझे हॉल मास्टर के साथ भी चर्चा करनी है। राहत महसूस करते हुए तूफान ने विपिन की ओर रुख किया। वाइस हॉल मास्टर, कृपया हमारे साथ शामिल हों। विपिन ने रेणु को निर्देश दिया। आप सभी वापस लौट जाएं। मैं रुककर हॉल मास्टर हान से बात करूंगा। हां। रेणु ने अपनी मुट्ठियां बंद की और आज्ञा का पालन किया। वे नहीं जा सकते, अधिराज ने घबराकर कहा। उसे तलवार चाकू सेक्ट द्वारा परीक्षकों की पहचान करने और उन्हें भर्ती करने का काम सौंपा गया था। उन्हें जाने देना उसके प्रयासों को बर्बाद कर देगा। अगर मैं उन्हें यहां ले आया तो स्वाभाविक रूप से मेरे पास उनसे संपर्क करने के तरीके होंगे। मेरे आसपास होने पर मास्टर अधिराज, क्या आपको चिंता है कि वे गायब हो जाएंगे? विपिन मुस्कुराया। यह सच है। अधिराज ने नरमी दिखाई। इस पर और जोर देने से सिर्फ संदेह ही बढ़ेगा। डेस्टिनी हॉल कॉन्फ्रेंस रूम में तूफान ने जिज्ञासा से विपिन का अध्ययन किया। वाइस हॉल मास्टर, आपने उन लोगों को पहले कहां पाया था? 99 अगरबत्तियां जलाना एक ऐसी प्रतिभा थी जिसकी कल्पना डेस्टिनी हॉल के हेडक्वार्टर्स में भी नहीं की जा सकती थी। फिर भी इस आदमी ने एक साथ 3 ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ निकाला था। मैं व्हाइट रॉक सिटी से गुजर रहा था और संयोग से मेरी नजर उन पर पड़ी। हालांकि वे युवा थे, लेकिन उनकी प्रतिभा असाधारण थी, इसलिए मैं उन्हें साथ ले आया। विपिन ने सहजता से जवाब दिया। यह विशुद्ध संयोग है? अधिराज को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? बेशक, मैंने सोचा था कि वे किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक प्रैक्टिस करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन कौन जानता था कि भाग्य की धूप खराब हो जाएगी। कितनी अफसोस की बात है। विपिन ने आह भरी। तूफान और अधिराज ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर तनाव था। ऐसा लगा जैसे विपिन उनके साथ खेल रहा था। वाइस हॉल मास्टर, अधिराज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आपके वे दोस्त, क्या आप उनसे मेरा परिचय करा सकते हैं? तलवार चाकू सेक्ट बहुत इच्छुक है। अगर वे शामिल होते हैं तो हम उन्हें सर्वोत्तम संसाधन और अवसर प्रदान करेंगे। अधिराज तलवार चाकू सेक्ट में शामिल हो जाओ। विपिन की मुस्कान गहरी हो गई। उसे रेणु के परीक्षण के बाद उच्च स्तरीय ध्यान की उम्मीद थी। अपने स्टूडेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए विपिन ने हमेशा उन्हें प्रमुख शक्तियों में शामिल होने की योजना बनाई थी। यह दृष्टिकोण अतीत में कारगर साबित हुआ था। बिल्कुल, अधिराज ने पुष्टि की। मैं कर सकता हूं, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? वे मेरे स्टूडेंट या रिश्तेदार नहीं हैं। उन्हें यहां लाना पहले से ही एक एहसान था। अगर आप उन्हें चाहते हैं तो आपको मुझे मुआवजा देना होगा, विपिन ने साफ साफ कहा। तुम्हें मुआवजा चाहिए? अधिराज ने भौहें सिकोड़ी। बेशक, अगर वे मुझे किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक की प्रैक्टिस करने में मदद नहीं कर रहे हैं तो वे सिर्फ परिचित हैं। उनसे अलग होने के लिए मुझे उचित कीमत चाहिए। तूफान ने बीच में कहा, उन्हें डेस्टिनी हॉल में छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए मुख्यालय से इनाम मांगूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि यह तलवार चाकू सेक्ट के प्रस्ताव से मुकाबला करेगा। तूफान, तुम क्या कर रहे हो? अधिराज की अभिव्यक्ति गहरी हो गई।
तूफान ने शांति से उत्तर दिया, चूंकि तलवार चाकू सेक्ट आगे बढ़ रहा है, इसलिए डेस्टिनी हॉल पीछे नहीं रह सकता। विलक्षण प्रतिभाओं के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। मैं व्यावहारिक लाभों के बारे में सोचता हूं, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो इसे सरल बनाते हैं। जो 3 दिनों में सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वह उन्हें ले जाएगा। मैं उन 3 विलक्षण प्रतिभाओं को वापस लाऊंगा और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जीत जाएगा। मास्टर अधिराज, हॉल मास्टर, यह व्यवस्था आप दोनों के लिए उपयुक्त है ना? तूफान ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः सहमत हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इस निर्णय पर पछतावा नहीं होगा। विपिन ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मुझे संदेह है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। विपिन के शांत और बेफिक्र रवैये को देखकर तूफान का चेहरा थोड़ा सा झुर्रीदार हो गया। उसने अधिराज की तरफ देखा, जो भी गहरी सोच में डूबी हुई थी, और आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, तो 3 दिन, अधिराज ने घोषणा की। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। समझौते पर पहुंचने के बाद विपिन ने आराम की जरूरत का बहाना बनाकर चर्चा से खुद को अलग कर लिया। हालांकि उसका असली इरादा यह देखना था कि स्थिति कैसे सामने आती है और दोनों गुटों की दिलचस्पी के स्तर का अंदाजा लगाना था। जैसे ही विपिन सम्मेलन कक्ष से बाहर निकला, रेणु और अन्य लोग पास के एक शांत क्षेत्र में इंतजार कर रहे थे। उसे आते देख उनके चेहरे उत्सुकता से चमक उठे। गुरुजी, वहां क्या हुआ? रेणु ने पूछा। यह कुछ भी नहीं है, विपिन ने सहजता से कहा। ऐसा लगता है कि डेस्टिनी हॉल और अधिराज तलवार चाकू सेक्ट ने आपकी प्रतिभा में रुचि ले ली है। मैं आपके लिए सबसे अच्छी शर्तों पर बातचीत कर रहा हूं। हमारी प्रतिभाएं? राशि ने आश्चर्यचकित होकर कहा। लेकिन हमने अभी सीखना शुरू किया है, उन्हें हमारी परवाह क्यों होगी? आपकी क्षमता बहुत कुछ कहती है। 99 अगरबत्तियां जलाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। महाद्वीप के शिखर पर भी ऐसे परिणाम ध्यान आकर्षित करेंगे, विपिन ने धैर्यपूर्ण लेकिन दृढ़ स्वर में समझाया। समूह चुप हो गया। अपनी उपलब्धि का बोझ उन पर हावी होने लगा। एक पल के बाद मिताली ने झिझकते हुए पूछा, टीचर, क्या हम अलग हो जाएंगे? विपिन ने आह भरी। यह अलगाव नहीं है, यह अवसर है। यदि आप इन महान गुटों में शामिल होते हैं तो आपको संसाधन और प्रशिक्षण मिलेगा जो मैं अभी प्रदान नहीं कर सकता। यह सब आपको आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करने का हिस्सा है। स्टूडेंट ने असहज नजरों से एक दूसरे को देखा, लेकिन सिर हिला दिया। उन्हें अपने गुरु की बुद्धि पर भरोसा था। कहानी के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए माफी चाहता हूं। अगर आपको कहानी सुनने में भरपूर मजा आ रहा है, तो हमारे YouTube चैनल नेक्सस नैरेटर को सब्सक्राइब करें। हमारे एपिसोड को एक लाइक और एक छोटा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी खुशी होगी और हम आगे के एपिसोड बना पाएंगे। धन्यवाद। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। संतुलित भाग्य की खेती करना हमेशा से हॉल मास्टर तूफान का सिद्धांत रहा है। वह सभी के साथ समान व्यवहार करता था, अधीनस्थों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता था। जब भी वह बोलता था तो हमेशा एक ही निष्पक्ष लहजे में बोलता था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके अपने शब्दों को विपिन द्वारा उस पर वापस फेंक दिया जाएगा, जिससे वह दबा हुआ
और असहज महसूस करेगा। थोड़ा नाखुश होकर तूफान ने भौहें सिकोड़ी। वाइस हॉल मास्टर, डेस्टिनी हॉल के वाइस हॉल मास्टर के रूप में क्या आपको हॉल के हितों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए और अधिक से अधिक योगदान नहीं देना चाहिए? यदि आप केवल व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहां तक कि तलवार चाकू सेक्ट के साथ लेन देन पर भी विचार कर रहे हैं, तो मैं हॉल मास्टर के पद पर आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? और मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए? विपिन ने देखा। तूफान ने जवाब दिया, यह आसान है। उन लोगों को अभी यहां लाओ और मैं उन्हें मुख्यालय भेज दूं। अगर उच्च अधिकारी प्रसन्न होते हैं तो वे तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। यह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बढ़िया बढ़ावा होगा। मेरा विश्वास करो, जब तक हम इसे अच्छी तरह से संभालते हैं, हम उनका पक्ष जीतेंगे। सीधे लाभ मांगने से तुम सिर्फ बुरे दिखते हो और तुम्हारा उज्जवल भविष्य बर्बाद हो सकता है। वाइस हॉल मास्टर, मैं वास्तव में यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। मैं वास्तव में हॉल मास्टर का पद तुम्हें सौंपना चाहता हूं। अगर तुम्हारी जगह वाइस हॉल मास्टर ऑडिन होते तो मुझे इतने शब्द भी बर्बाद नहीं करने पड़ते। तुम्हें मेरे अच्छे इरादे समझने चाहिए। विपिन ने अपना सिर हिलाया। भावनात्मक हेरफेर का यह कैसा प्रयास था। कोई आश्चर्य नहीं कि तूफान भाग्य को संतुलित करने में इतना कुशल था। उसकी वाक्पटुता बेजोड़ थी। तूफान के इतना कहने के बाद विपिन का चेहरा दिखावटी उत्साह से चमक उठा। क्या आप वाकई हॉल मास्टर का पद मुझे सौंपने की योजना बना रहे हैं? तूफान ने सिर हिलाया। बेशक, आप इतने असाधारण हैं कि ऑडिन के अलावा माया सिटी के डेस्टिनी हॉल में कोई भी आपकी तुलना नहीं कर सकता। शुरू में आप दोनों समान रूप से निपुण थे, लेकिन अगर आप इन कुछ प्रतिभाओं का योगदान देते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप मेरी पहली पसंद होंगे। उसे बीच में रोकते हुए विपिन ने कहा, प्राथमिकता तय करने की जहमत मत उठाइए। तलवार और चाकू सेक्ट के नेता के यहां होने के कारण अब औपचारिक समझौते का मसौदा क्यों नहीं तैयार किया जाता? हॉल मास्टर का पद मुझे सौंप दीजिए और जब तक आप इन प्रतिभाओं को डेस्टिनी हॉल को देने के लिए सहमत हैं, मैं इस पर विचार कर सकता हूं। यह तूफान का चेहरा लाल हो गया। उसकी छाती दबे हुए गुस्से से धड़क रही थी। अगर वह विपिन की शर्तों से सहमत होता तो इसका मतलब होता कि वह उस संतुलन को नष्ट कर देता जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाए रखा था, जिससे बैकलैश होती। विपिन ने आगे कहा, क्या ऐसा नहीं कर सकते? कैसा रहेगा? आप ऑडिन को अभी वाइस हॉल मास्टर के पद से हटा दें और सिर्फ मुझे छोड़ दें। यह उचित नहीं होगा। वाइस हॉल मास्टर ऑडिन हमेशा मेहनती और समर्पित रहे हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो इससे उनका मनोबल टूट सकता है। तूफान ने अपना सिर हिलाया। यह नहीं चलेगा और वह भी नहीं चलेगा। आप मुझे सिर्फ खोखले वादे दे रहे हैं। अगर डेस्टिनी हॉल मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है तो मैं डेस्टिनी हॉल के बारे में क्यों सोचता रहूं? विपिन ने हाथ हिलाकर उसे नकार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तूफान ने भौहें सिकोड़ी। डेस्टिनी हॉल के वाइस हॉल मास्टर के रूप में हॉल ने तुम्हें दर्जा और शक्ति दी है। यदि तुम बदले में कुछ देने के बारे में नहीं सोचते और केवल लाभ चाहते हो तो तुम अपनी अंतरात्मा के साथ शांति से कैसे रह सकते हो? क्षमा करें, लेकिन मैं भुवनेश्वर विवेक नहीं रखता। विपिन ने अपना सिर हिलाया। अगर हॉल मास्टर तूफान के पास वास्तव में विवेक होता
तो आप ऐसी बातें नहीं कहते। अगर आपने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो मैं वाइस हॉल मास्टर के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकता हूं। मेरे साथ दोगलापन कर रहे हो? अच्छा प्रयास है। तूफान का गुस्सा लगभग घुट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि भुवनेश्वर, जो पहले सक्षम लेकिन विनम्र हुआ करता था, कुछ ही दिनों में अचानक बदल जाएगा। उसकी ताकत आसमान छू रही है। उसके पास बहुत सारे छिपे हुए कार्ड हैं और उसका व्यवहार अब आक्रामक है। उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। क्या वह वास्तव में कोई और भेष धारण किए हुए हो सकता है? हालांकि उसे किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक का उपयोग करते हुए देखकर पहले तो उसका संदेह दूर हो गया था, लेकिन अब फिर से संदेह होने लगा। आगे की बहस में रुचि खोते हुए विपिन ने अधिराज की ओर रुख किया। संप्रदाय नेता, क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं? अधिराज ने सिर हिलाया। बेशक, चाहे हॉल मास्टर हो या वाइस हॉल मास्टर, अंतिम लक्ष्य साधना और संसाधन प्राप्त करना है। अगर संसाधन प्राप्त करने के अन्य तरीके हैं तो कोई और बात मायने नहीं रखती। विपिन ने उनकी प्रशंसा की। सेक्ट लीडर, आप बहुत खुले विचारों वाले हैं। अधिराज मुस्कुराई। वाइस हॉल मास्टर, आपको किस तरह के संसाधनों की आवश्यकता है? मैं पहले से तैयारी करने के लिए अपने वरिष्ठों को इसकी रिपोर्ट दूंगी। विपिन ने जवाब दिया, यह आसान है। मुझे स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता है। जब तक मात्रा पर्याप्त है, आप लोगों को अपने साथ ले जा सकते हैं। हम वैसे भी अजनबी हैं। मैं थोड़ा लाभ कमा सकता हूं। सौदा, अधिराज ने सिर हिलाया। हॉल मास्टर तूफान, संप्रदाय नेता यू, मैं तब आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। मुझे दूसरे काम निपटाने हैं, इसलिए अब मैं विदा लेता हूं। विपिन ने विदाई में उसके हाथ जोड़े और चला गया। हॉल मास्टर तूफान, मैं भी विदा लेता हूं। चलो 3 दिन में फिर मिलते हैं। अधिराज ने भी जाने से पहले उसके हाथ पकड़ लिए। जब दोनों चले गए, तूफान ने अपनी चिड़चिड़ाहट को दबाया और हॉल से बाहर निकलकर अपने निजी कक्ष की ओर बढ़ गया। उसने अभी तक हेडक्वार्टर्स को यह नहीं बताया था कि क्या हुआ था, क्योंकि वो बैकलैश से जूझ रहा था। सच में वह समझ गया था कि 99 भाग्य धूप बत्ती जलाना अद्वितीय प्रतिभा का संकेत है। हालांकि उसे एहसास नहीं था कि वे कितने असाधारण थे। हॉल मास्टर अपने कक्ष की ओर कुछ ही कदम बढ़ते ही हितेश दौड़कर आया। यह क्या है? तूफान रुक गया। हॉल मास्टर को रिपोर्ट करते हुए जेनिथ किंगडम से एक सम्मानित अतिथि, जो शुभनाश के रूप में पहचान करता है, आपसे मिलने का अनुरोध करता है। हितेश ने जल्दी से कहा। शुभनाश। तूफान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे एहसास हुआ। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य में बदल गई। क्या यह अघोर चाकू सेक्ट का बुजुर्ग स्तर का विशेषज्ञ हो सकता है? वे कहते हैं कि उसकी साधना बहुत पहले ही ओरिजिन कोर के 9वें स्तर को पार कर चुकी है और उसे जेनिथ किंगडम के डेस्टिनी हॉल में एक बुजुर्ग के रूप में सम्मानित किया जाता है। वह यहां क्यों आएगा? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। तूफान ने शुभनाश के बारे में पहले भी सुना था। 1 दशक से भी ज्यादा समय पहले शुभनाश पहले ही किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक के दूसरे चरण में पहुंच चुके थे और ओरिजिन कोर लेवल को पार कर चुके थे। ऐसी शख्सियत को हर जगह सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। अतिथि कक्ष में लौटते हुए तूफान ने देखा कि कमरे में एक लंबा
कठोर चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी बैठा है। एक लंबा चाकू उसके बगल में मेज पर झुका हुआ था। तूफान ने गहराई से झुककर प्रणाम किया। सुभनाश ने सिर हिलाया। हॉल मास्टर तूफान, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। मैं यहां एक खास मामले के बारे में पूछने आया हूं। तूफान ने थोड़ा आराम किया। बड़े सुभनाश, कृपया बेझिझक पूछें। जब तक यह मेरे ज्ञान में है, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। अच्छा, सुभनाश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना है कि मेरा जूनियर भुवनेश्वर डेस्टिनी हॉल का वाइस हॉल मास्टर बन गया है। आप उसके बारे में कितना जानते हैं? क्या किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक के बारे में उसकी समझ दूसरे चरण तक पहुंच गई है? तूफान को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने तुरंत सिर हिला दिया। वाइस हॉल मास्टर ने कल ही एक लड़ाई के दौरान दूसरे चरण में प्रवेश किया। चूंकि वह अघोर चाकू सेक्ट से है, एल्डर मो को उसकी प्रगति का एहसास होना चाहिए था, है ना? सुभनाश की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। सालों पहले मेरे जूनियर ने एक गंभीर गलती की थी। प्रतिक्रिया से बचने के लिए हमारे टीचर ने उनके कनेक्शन का एक हिस्सा तोड़ दिया। केवल साधना में महत्वपूर्ण प्रगति ही लिंक को फिर से स्थापित कर सकती थी। हालांकि जब किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक के लिए धूप जलाई गई, तो हमारे टीचर को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, इसलिए मुझे जांच करने के लिए भेजा गया। तूफान समझ गया। भाग्य या मार्गदर्शन के जरिए बनाए गए संबंध विकास को बढ़ावा दे सकते हैं या फिर प्रतिकूलता की ओर ले जा सकते हैं। हालांकि अपने भाग्य को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से ऐसे संबंधों को तोड़ सकता है। अन्यथा एक मजबूत गुरु का पतन उसके शिष्यों पर हमला करके आसानी से किया जा सकता है। तूफान ने जोर से सोचा। वाइस हॉल मास्टर वास्तव में दूसरे चरण में पहुंच गया है और उसने अपनी तकनीकों का प्रदर्शन किया है। लेकिन एक अनोखी बात है जिसका मुझे जिक्र करना चाहिए। यह क्या है? सुभनाश ने पूछा। कुछ ही दिन पहले वाइस हॉल मास्टर लिंग ने जेनिथ किंगडम में एक राक्षस के प्रकट होने के बारे में सुना और सहायता करने के लिए गया। जब वह लौटा तो उसकी ताकत आसमान छू रही थी और उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया था। आप सुझाव दे रहे हैं कि मेरा जूनियर भुवनेश्वर एक धोखेबाज हो सकता है? सुभनाश ने भौहें सिकोड़ी। मुझे केवल संदेह है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तूफान ने सावधानी से उत्तर दिया। सुभनाश ने इस पर विचार किया। किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक हमारे टीचर द्वारा बनाई गई एक तकनीक है। इसे विकसित करने के लिए किसी को सीधे प्रशिक्षण या अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए दूसरे चरण तक पहुंचना लगभग असंभव है। फिर भी आइए इसकी पुष्टि करें। मैं खुद किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक की उसकी समझ का परीक्षण करूंगा। तूफान ने पूछा। एल्डर को किस तरह की परीक्षा की आवश्यकता होगी? मुझे कैसे सहायता करनी चाहिए? सुभनाश ने जवाब दिया। सरल है, उसे द्वंद्व युद्ध के लिए बुलाओ, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तूफान ने निश्चिंत होकर कहा। यह व्यवस्था करना आसान है। हालांकि एक और मामला है जिस पर मैं पहले चर्चा करना चाहूंगा। अभी अभी वाइस हॉल मास्टर प्रतिभा मूल्यांकन के लिए कुछ व्यक्तियों को लेकर आए थे।
उनमें से 3 ऐसे थे जिन्होंने 99 भाग्य धूप बत्ती जलाई। शुभनाश की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचानक खड़ा हो गया। क्या तुम्हें यकीन है? तूफान ने सिर हिलाया और पिछली घटनाओं को याद किया। शुभनाश की आंखें उत्साह से चमक उठीं। अगर ये लोग किस्मत बदलने वाला काला अघोर चाकू टेक्निक सीख सकें तो मैं तीसरे चरण में सफलता प्राप्त कर सकता हूं और अपने टीचर से आगे निकल सकता हूं। शुभनाश की आवाज में उत्साह उमड़ आया और उसकी महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट थीं।